मैंने ऐसा सुना है कि कई लोगों का जीवन राहु ने बदला है और पैसे से बदला है कि अचानक से कुछ लाभ हो गया। तो राहु भी क्या सडन गेन्स दिलाता है? कहावत है कि राहु 10 में और दुनिया बस में। बुध कौन से हाउस में सर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है? काल पुरुष की कुंडली के अंदर दूसरा भाव जो है वह टॉरस का होता है, वृषभ राशि का होता है, उसका स्वामी शुक्र होता है और साथ में बुध बैठा हुआ है। तो ऐसा आदमी जो है बोलने में बड़ा डिप्लोमेटिक होगा। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रह बली हैं और किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो यह निश्चित रूप से आदमी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूत करता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज के पॉडकास्ट को देखते समय ना आपको ऐसे एक पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आज के पॉडकास्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में आप मनी एंड वेल्थ को कैसे देख सकते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं। वैसे तो देखिए, कुंडली सबकी इंडिविजुअली ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ऊपरी लेयर पे बात कर सकते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो वेल्थ को और मनी को बताते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार और धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा, मैं तो डायरी पेन के साथ बिल्कुल तैयार हूँ, कि क्या कुंडली से हमारी मनी एंड वेल्थ, कितना पैसा कमाओगे, कितने वेल्दी होगे, कितनी लग्जरियस लाइफ होगी, ये पता किया जा सकता है? जी हाँ, काफ़ी हद तक। देखिए, क्या है कि कुंडली के अंदर दो तीन बातें हैं। एक तो भाव इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा ग्रह होते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम दोनों चीज़ों को अलग अलग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। जहाँ तक पैसे की बात है, एक तो पैसा वो होता है कि जो सैलरी मिलती रहती है या रेंटल इनकम आ रही है, रेगुलर इनकम चल रही है। इस बात का कुंडली से पता लगता है और वह कुंडली के 11वें भाव से पता चलता है। 11वें भाव से? तो आप सब लोग अपना कुंडली का 11वां भाव आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये चेक करना है। दूसरा क्या है कि आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, या आपके पास और कितनी मतलब जो है धन इकट्ठा है, वह सब पता लगता है कुंडली के दूसरे भाव से, सेकंड हाउस। तीसरा पैसा वो होता है जो आदमी, आप समझिए, स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं। सट्टेबाजी होती है, शेयर मार्केट होता है, लॉटरी होती है, या कुछ इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, जहाँ सडन गेन जो होता है, स्पेकुलेटिव गेन। एक्चुअली सडन की बजाय स्पेकुलेटिव गेन कहना चाहिए, कि जो स्पेकुलेटिव गेन जो मिलता है उसको कुंडली के 5वें भाव से पता चलता है। 5th हाउस? जी। पूर्व पुण्य वाला भी तो होता है ये? बिल्कुल। एक भाव जो है कुंडली के अंदर कई चीजों को निर्दिष्ट करता है। जैसे 5वां जो भाव, जैसे आपने कहा है, वह पूर्व जन्म की बात भी बताता है। इसके अतिरिक्त वह धन की स्पेकुलेटिव गेन्स की बात भी बताता है। वह आदमी के जो है, आप जहाँ तक रोमांस की बात होती है या लव लाइफ की बात होती है, तो वो भी 5वें भाव से ही पता लगती है। तो एक ही भाव में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जैसा हमारा जो प्रश्न है कि धन स्पेकुलेटिव गेन, वो आपको 5वें भाव से ही पता चलता है। ठीक। लेकिन चौथा एक और प्रकार भी होता है धन का। वो होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना, एंसेस्ट्रल पैसा मिल जाना, बाप दादाओं से पैसा मिल जाना। तो वो जो पता चलता है वो 8वें भाव से पता चलता है। तो आप देखिए कि वैदिक ज्योतिष में किस प्रकार का धन है, यह पता करने के लिए अलग अलग भाव हैं। दूसरी बात यह है कि और इसको बेहतर समझने के लिए कुंडली के अंदर होता है अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण? अर्थ त्रिकोण का मतलब यह है 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण। तो अगर ये कुंडली में ये देखने के लिए कि आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके लिए ये 3 भाव देखना भी उतना ही आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त जो भाव जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं, इनके स्वामी यानी भावेश जो होते हैं या लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेस, उनकी क्या पोजीशन है, वो कितने बली हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी दशाएं हैं या नहीं हैं,
वो सब जो है ये निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में उनके पास किस तरह का पैसा है और कहाँ से आया है या आएगा। जहाँ तक ग्रहों की बात है, इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन भावेश के अतिरिक्त उसके अंदर बुध, गुरु और शुक्र, 3 ग्रह ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं यह जानने के लिए कि उसकी जो है आर्थिक दशा कैसी रहेगी। और जहाँ तक आदमी के ऐश्वर्य की बात है, वेल्थ की बात आप कह रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, उसके लिए चौथा भाव होता है। अब चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरा चौथे भाव का जो स्वामी है वो किस स्थिति के अंदर है, वह स्ट्रांग है यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में है या बलहीन है, उसके ऊपर वह निर्भर करेगा कि उसका अपना मकान होगा या नहीं होगा। होगा तो कब होगा, कब का प्रश्न जो वह मिलता है वह ग्रह दशाओं से पता चलता है और गोचर से पता चलता है। तो यह इंडिविजुअल कुंडली से पता लगेगा, एक जनरल आप नहीं कह सकते। आपको एक कुंडली देखकर आपको ये देखना होगा कि ये सब ग्रहों की क्या स्थिति है और उनका आपस में मतलब क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, यह समझना ज़रूरी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे में बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वें में बैठा हो, यानी कि एक दूसरे का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स ऑफ 11th and 2nd हाउस। दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर मनी, यानी कि ऐसे इंसान के पास पैसा आएगा भी और बचेगा भी। अच्छा, आता भी रहेगा, बचेगा भी, संवर्धन भी होता रहेगा, ग्रोथ भी होती रहेगी। तो ये जो है इसके अंदर है। इसी प्रकार से यदि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि गुरु 5वें भाव में हो, अगर 5वें भाव में यदि गुरु होगा तो उसकी 11वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, वह लग्न को भी देखेगा और साथ ही साथ वह जो है आप देखिए धर्म के भाव को भी देखता है। तो ये जो है आदमी का आप कहना चाहिए कि ये धर्म का जो भाव होता है उसको भी देखता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा धन आने की संभावनाएं रहती हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ पाप ग्रह जो इन भावों को प्रभावित करते हैं, 2, 6, 10 को, जो 2, 6, 10 को प्रभावित करते हैं, या फिर जो 11वां घर, दूसरा घर, 5वां भाव या 8वां भाव, जब इन भावों को भी अगर पाप ग्रह प्रभावित करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी धन की स्थिति भी प्रभावित होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वह पाप ग्रह बली हो और पाप ग्रह पाप स्थान में बैठा हो और साथ ही साथ वह इन जो अभी हाउसेस हमने कहे हैं इनके स्वामी को भी प्रभावित करता है, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि गलत ढंग से पैसे आने की भी संभावनाएं होती हैं। ओके सर, अगर हम इसे बहुत आसान शब्दों में समझें, आपने अर्थ त्रिकोण बताया एक 2, 6, 10 घर का जो होता है 2, 6, 10 का, तो इनमें अगर कोई अच्छे ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठ गया, शुक्र बैठ गए या फिर बुध बैठ गए, तीनों ये पोजीशन है, तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो हैं आप समझिए कि अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं और वो शुभ ग्रह बली हैं और किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं हैं, तो यह निश्चित रूप से आदमी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूत करता है। ओके शुक्र को सर बोलते हैं लग्जरी का कारक होता है। शुक्र नहीं है तो फिर आप कितना ही पैसा कमा लो, वो लग्जरी आपको नहीं मिल पाती है। तो शुक्र की सबसे प्रबल स्थिति कौन से लग्न में होती है, कौन सी राशि में होती है? देखिए, शुक्र जो है यहाँ पर असल में देखा जाए तो 12वें घर में जो है बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि 6ठे घर में यदि होगा तो वह नीच का होगा, हो सकता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर नीच का होता है। तो इसलिए 12वां घर जो है शुक्र के लिए वह बहुत अच्छी स्थिति है हर लग्न के लिए। 12वें घर पे हमेशा निश्चित रूप से, हाँ ये है कि हर लग्न में वो अच्छा ही होगा, लेकिन किसी को डिग्रीज का फर्क होता है, किसी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेष राशि है तो वहां पर शुक्र उच्च का होगा मीन राशि के अंदर, जब उच्च का होगा तो वो परिणाम अच्छे देगा। मीन राशि में शुक्र उच्च होकर, बिल्कुल।
कई लोग ऐसे होते हैं सर जिनके लग्न में ही शुक्र बैठा होता है, तो उनको बड़ा शौक तो होता है लग्जरी का, लेकिन धन की बड़ी कमी होती है। तो लग्जरी चाहिए तो, लेकिन धन की कमी है तो मिल नहीं पा रही है। ऐसे लोगों में क्या बाधक बनता है फिर? कौन सा ग्रह या कौन सी स्थिति? देखिए, केवल एक ग्रह के बाद की स्थिति को जानने के बाद यदि हम पूरा उसके बाद पे कोई अपना कोई जजमेंट दें तो वो शायद इतना बेहतर तो नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि शुक्र यदि लग्न में है तो ये है कि आदमी एरिस्टोक्रेटिक रहना चाहेगा, उसको लग्जरीज बहुत अच्छी लगती है, ऐशो आराम की ज़िंदगी अच्छी लगती है, देखने में भी सुंदर होगा, अच्छा होगा, वो सब तो सही है। लेकिन धन एक अलग चीज़ है। धन के लिए धन भाव देखने होंगे और उनकी स्थिति को देखना होगा। कहीं उनमें कोई बाधक स्थिति तो नहीं है। कहीं केवल शुक्र से हम ये, अगर लग्न में है तो हम यह नहीं कह पाएंगे कि उसके पास धन आएगा ही आएगा, ये बात तो ज़रूरी नहीं है। धन से जुड़े हुए, वेल्थ से जुड़े हुए कौन से ऐसे राजयोग होते हैं जो कुंडली में आपको दिखते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको कहा है कि जैसे गुरु का मैंने बताया आपको, त्रिकोण में या केंद्र में गुरु हो तो वह हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र 12वें भाव के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध सूर्य के साथ यदि बैठा हो और अस्त ना हो तो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बनता है। बुध गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध और शुक्र ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लक्ष्मी नारायण योग होता है। परफेक्ट कुंडली सर कुछ होती है? देखिए, परफेक्ट जीवन में कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा है, बाकी कोई परफेक्ट नहीं होता है। और कुंडली का जहाँ तक सवाल है, कुंडली है क्या? कुंडली तो ये है कि जीव का जन्म हुआ है और उसको जो विधाता ने उसको कुछ कर्म निर्धारित किए हैं जो इस जन्म के अंदर उसको करने हैं और पूर्व जन्म का कर्म को भोगना है। केवल ये आप समझिए, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी कुंडली हो सकती है, अगर विधाता चाहे तो उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा फल भोगेगा, वही ऐश्वर्य का जीवन होगा। लेकिन परफेक्ट जैसा शब्द ज्योतिष में नहीं है। सर, हमने मनी की बात कही, आपने ये 4 भाव बताए, 11वां, 2nd, 5th एंड 8th, इन 4 भाव से अलग अलग तरीक़ों से पैसे आते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सडन, हर चीज़ को सडन कराता है। मैंने ऐसा सुना है कि कई लोगों का जीवन राहु ने बदला है और पैसे से बदला है, कि अचानक से कुछ लाभ हो गया। तो राहु भी क्या सडन गेन्स दिलाता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक राहु की बात है, एक्चुअली आप ये देखिए कि जैसे राहु 10वें भाव में और 11वें भाव में, ये बहुत अच्छे कई बार परिणाम देता है। ऐसा है कि कहते हैं, बड़ी कहावत है कि राहु 10 में और दुनिया बस में। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये है कि क्योंकि 10वां भाव जो है वह व्यवसाय का होता है, जहाँ से पैसा मिलता है, पैसे आने की संभावनाएं होती हैं। तो अगर वो 10वें भाव में राहु होगा तो प्रोफेशनली ही विल डू वेरी वेल, और उसके साथ डू वेरी वेल का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसको पैसा भी आएगा। और 11वां भाव जो है, क्योंकि त्रिषड़ा है, 3, 6 और 11 के अंदर पाप ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्या सर महादशा पे भी डिपेंड करती है कि राहु अगर 10 में है तो महादशा जब राहु की लगेगी तभी ये प्रभावित, मतलब फलित होगा, एक्टिवेट होगा? देखिए, ये मैं भी बिल्कुल इसका अभी मैंने कहा है कि कुंडली जो है केवल यह बताती है कि आपके लाइफ के अंदर क्या प्रॉमिसेस हैं, क्या मिलना है जीवन के अंदर। पर दूसरा सवाल होता है कब मिलेगा। इस कब का उत्तर जो है वह दशा, अंतरदशा और गोचर से मिलता है। सर, बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में पहले हाउस में बैठा है, पहले घर में बैठा है, तो वो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, बृहस्पति यह ज्ञान का कारक है। यह आदमी को बहुत ज़्यादा एक्चुअली बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, विजडम भी देता है। तो अगर लग्न में है तो यह आदमी को बहुत ही विवेकी बनाता है और ज्ञानवान बनाता है। अब प्रश्न ये आता है कि वह किस नक्षत्र में होगा, किस राशि में होगा, तो उससे जो है ये पता लगेगा कि वह किस लेवल का वो ज्ञान उसको प्राप्त होगा। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और कौन कौन से पाप ग्रह बृहस्पति को देख रहे हैं, ये उस पर भी होगा। यानी कि केवल एक बृहस्पति की एक पोजीशन के ऊपर हम यह नहीं कह सकते कि वह ज्ञानवान होगा, यह बात निश्चित नहीं है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि केंद्र में
जैसे 1, 4, 7, 10 के अंदर यदि बृहस्पति है तो वह अच्छे परिणाम देता है, त्रिकोण में भी वह अच्छे परिणाम देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक भाव में अगर पहले भाव में है तो वह आदमी को बहुत बुद्धि, ज्ञान और विवेक वह देता है। दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो वह आपको धन दे सकता है, संभावनाएं हैं, वह आदमी को मृदुभाषी बनाता है, क्योंकि इट इज हाउस ऑफ स्पीच, स्पीच का भी होता है, तो इसलिए। और तीसरा होता है कुटुंब का, यानी कि वह सब कुटुंब में रहने वाला, बड़ा अच्छा बिहेव करने वाला, मतलब आप समझिए कि वाणी जिसकी बहुत अच्छी हो, इस प्रकार का वो इंसान हो सकता है, संभावनाएं हैं। अब तीसरा जो भाव में यदि बृहस्पति हो तो वहां पर आप समझिए, क्योंकि थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो जो है आदमी कम्युनिकेशन में यानी संप्रेषण में, चाहे वो ईमेल के द्वारा, पत्राचार के द्वारा या बोलने में, वह काफ़ी ठीक होगा, अपनी बात वो कह पाएगा, लिखने में भी, ओरली भी और लिखित रूप में रिटर्न के अंदर भी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यह तीसरा भाव वह शॉर्ट जर्नीज का भी होता है, और वो शॉर्ट जर्नी धर्म के मामले में, क्योंकि वहाँ से वो नवम भाव को भी देखता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, धार्मिक यात्राएं भी वह कर सकता है। यही बृहस्पति यदि चौथे भाव में हो तो मकान की संभावनाएं, मकान बनने की संभावनाएं उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बना बनाया मकान उसकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि यदि वहाँ मंगल होगा तो हो सकता है लैंड की भी हो जाए कि ज़मीन मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति वह मकान देता है, तो उसकी संभावनाएं हैं, उसकी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसके पास गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन गाड़ी कौन सी होगी, किस लेवल की होगी, वो डिपेंड करेगा बृहस्पति का बल कैसा है, वह किस स्थिति के अंदर है, कोई उसको शुभ ग्रह कौन कौन देख रहे हैं, पाप ग्रह कौन कौन से देख रहे हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। पंचम भाव के अंदर यदि बृहस्पति है तो निश्चित रूप से संतान अच्छी होगी, स्पेकुलेटिव गेन भी उसको मिल सकता है, और उसका जो मतलब आप समझिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो भी काफ़ी ठीक होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। छठे घर का बृहस्पति वह रोग, ऋण और शत्रु उनको थोड़ा कम करता है, कम करता है, थोड़ा कम करेगा। और उसके बाद जो है उसकी जो दृष्टि पड़ती है वो दूसरे घर पे भी पड़ती है, दशम भाव पे भी पड़ती है, 12वें भाव पे भी पड़ती है, यानी जिसकी दृष्टि होती है वो उन भाव को सुधारता है, अच्छा करता है, यानी कि दूसरे भाव के जो गुण हैं उनको अच्छा देगा, अच्छा बढ़ाएगा, प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब 7वें घर के अंदर यदि बृहस्पति आता है तो वह आप लगन को देखता है, यानी कि आदमी के लिए, इंसान के स्वभाव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि 11वें भाव पे भी पड़ती है, तीसरे भाव पे भी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है चौथे घर में यदि मतलब 8वें घर भाव के अंदर यदि बृहस्पति आता है तो वह जो है आदमी को ज्ञान देता है, कुछ उसको सिद्धियाँ दे सकता है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और उसको आप समझिए कि जैसे इंश्योरेंस का पैसा कहीं से मिल जाना, इस प्रकार की अनअर्न्ड मनी जिसको कहा जाए, अनअर्न्ड जो पैसा कमाया नहीं है पर मिल जाता है, उसकी संभावनाएं भी वहाँ पर हो सकती हैं। नवम भाव का बृहस्पति हालांकि कारक है उस भाव का, ये वो जो है आदमी को बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं होती हैं, वह बड़ों का आदर करने वाला होता है। दशम भाव का बृहस्पति जो है वह प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी दृष्टि जो है धन भाव पर, सेकंड हाउस पे पड़ती है, उसकी दृष्टि चौथे भाव पे भी पड़ती है और छठे भाव पे भी पड़ती है। तो इन भावों में, चौथे भाव में जब पड़ेगी तो मकान की संभावनाएं हो सकती हैं, और उसको वाहन की भी संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें उसको घोड़ा गाड़ी सब मिल सकता है। जब जो है यही बृहस्पति जब 11वें भाव में जाएगा तो वहाँ से वह तीसरे भाव को भी देखेगा, पंचम भाव को भी देखता है, सप्तम भाव को भी देखता है, 3, 5 और 7 तीनों भावों को देखेगा, तो यह घर के अंदर दाम्पत्य सुख को देता है, घर के अंदर जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस उसके अंदर रहती है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों के लिए भी काफ़ी ठीक है। 12वें घर का बृहस्पति यह थोड़ा सा ये है कि थोड़ा खर्चे ज़्यादा करा देता है, मन को थोड़ा सा कई बार परेशान हो सकता है, यह उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है 12वें घर के अंदर। स्वग्रही है ना 12वें में, तो नहीं, 12वें घर में स्वग्रही यदि काल पुरुष की कुंडली में ही केवल होगा, केवल काल पुरुष की कुंडली में यदि मेष लग्न की होगी तो ही तो स्वग्रही होगा, लेकिन वहां पर बृहस्पति 12वें घर का बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है।
तो कुल मिला के मुझे लगता है सर बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी हाउस में बैठा, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सुन रही थी, एक 12वें हाउस को छोड़कर बाकी किसी भी हाउस में बैठा या तो दृष्टि से लाभ करा रहा है या उस हाउस में बैठकर लाभ करा रहा है। नहीं, आप ये देखेंगे कि अगर 12वें भाव में बैठा है तब भी उसकी दृष्टि चौथे भाव पे तो पड़ेगी, तो मकान के लिए तो बहुत अच्छा है। खर्चा तो कराएगा लेकिन मकान पे करा देगा, मकान तो एक प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी बन जाएगी बिल्कुल जो है। तो मतलब ये विन विन वाली सिचुएशन है बृहस्पति की। तो बृहस्पति को इसलिए तो गुरु है, गुरु जो है आप समझिए गुरु है तो इसलिए अच्छा है और बहुत शुभ ग्रह है। कहते हैं कि अगर केंद्र या त्रिकोण इसमें अगर यदि बृहस्पति हो तो कुंडली अपने आप ही संवर जाती है। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र कौन कौन से? केंद्र का मतलब पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। 1 4 7 10 और त्रिकोण होता है 1 5 9। 1 5 9 तो पहले ही अच्छी है। अगर ये जो है, ये मैंने जो बताए हैं आपको, केंद्र और त्रिकोण, ये शुभ स्थान है। यदि शुभ स्थान पर शुभ ग्रह हो तो परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप सब लोग अपनी कुंडली खोल के अब देख सकते हैं। सर ने तो पूरा ही सारी एस्ट्रोलॉजी सिखा दी है इस पॉडकास्ट में कि कहाँ बृहस्पति कौन सा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा सर आपने 2 ग्रहों की और बात की थी, एक तो बुध और एक शुक्र, जिनको हम मनी एंड वेल्थ के लिए देखते हैं। बुध के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी मनी के लिए ना बुध का नाम नहीं लेता है। आप पहले हैं जिसने मनी एंड वेल्थ में बुध का नाम लिया है। देखिए क्या है कि बुध जो है एक्चुअली ये कारक होता है, ट्रेडिंग के लिए होता है। ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो बुध को ही देखते हैं। अच्छा। और बुध जो है मैंने बताया है कि ये बुद्धि को देने वाला है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो बुद्धि ठीक होगी और उससे जो है आप समझिए कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं तो निश्चित रूप से ये धन में एक बहुत ही सहायक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब यह है कि अकेला बुध उतना नहीं कर पाता है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध उस प्रकार का है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही परिणाम देता है। तो यदि शुभ ग्रह के साथ बैठता है यानी शुक्र के साथ या बुध के साथ तो परिणाम अच्छे होते हैं। शुक्र के साथ तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसके होते हैं, बुध और शुक्र के। और बुध और बृहस्पति के? बुध बृहस्पति के परिणाम उतने अच्छे तो नहीं होते क्योंकि केंद्राधिपति दोष होता है, पर फिर भी ठीक है। बुध कौन से हाउस में सर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है? मैंने कहा ना, बुध अकेला जो है किसी भी हाउस के अंदर उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। अच्छा। लेकिन अगर किसी के साथ बैठा हो यानी बुध शुक्र मान लीजिए दूसरे भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर दूसरा भाव जो है वह टॉरस का होता है, वृषभ राशि का होता है, उसका स्वामी शुक्र होता है और साथ में बुध बैठा हुआ है। तो ऐसा आदमी जो है बोलने में बड़ा डिप्लोमेटिक होगा, बड़ा मधुर होगा, अपनी बात जो है ना बड़े प्यार से अपनी बात कह पाएगा, जो है कुटुंब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और ट्रेडिंग के लिए कौन सा बुध अच्छा होता है? ट्रेडिंग के लिए देखिए बिजनेस के लिए 10th हाउस के अंदर भी बहुत अच्छा है। 10वां का प्रोफेशन का होता है तो वहाँ ट्रेडिंग के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि कारक है, कारक तो कहीं पर भी हो अपना रिजल्ट तो दिखाता है। शुक्र कौन से घर में सबसे अच्छा होता है सर? मैंने बताया ना, शुक्र 12वें घर में ही अच्छा परिणाम 12वें घर में अच्छा, 12वें घर में बहुत अच्छे परिणाम देता है। और एक बुध के साथ बहुत अच्छे परिणाम देता है। बुध के साथ भी बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। सर हालांकि आपने 3 ग्रहों की बात करी, एक बृहस्पति, एक बुध और एक शुक्र। मैंने ऐसा भी सुना है कि शनि भी जो है वो भले ही थोड़ा सा धीमे प्लैनेट है, थोड़ा सा गति धीमी कर देते हैं व्यक्ति की लाइफ में, लेकिन जब शनि देते हैं तो शनि बहुत परमानेंट ग्रोथ देते हैं। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ग्रह ना अच्छा है ना बुरा है। मैं ये कहता हूँ कि ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रह कुंडली के अंदर कहाँ पर है, उसे किस प्रकार का बल मिला हुआ है, कौन कौन से उसके शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या पाप ग्रह युत है, या पाप ग्रहों की दृष्टि है। उन सब चीज़ों के ऊपर ही निर्भर करता है कि शनि कैसे परिणाम देगा। शनि जो है, क्योंकि क्या है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर वह 10वें भाव और 11वें भाव का स्वामी होता है। 10वें भाव प्रोफेशन का होता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आता है शनि का, वह आदमी की जो है वह प्रोफेशन के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और दूसरी बात यह है कि शनि ये देखना होगा कि वह कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित करता है। यदि वह चंद्रमा को प्रभावित करता है तो मन के अंदर एकाकीपन आ जाता है। मन जो है सॉलिट्यूड, अकेलापन उसको अच्छा लगने लगता है। वह कुछ हद तक डिसिप्लिन भी हो जाता है, लेकिन लिथार्जी भी आती है। ये सब गुण हैं शनि के, लेकिन डिपेंड उसी पे करता है किस नक्षत्र में है, किस राशि में बैठा हुआ है, फिर किस किस की दृष्टि है। उन सब के बाद ही इस बात पर कुछ हम कह पाएंगे कि शनि किस प्रकार के परिणाम देगा। लेकिन कोई ब्लैंकेट आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि शनि ऐसे ही परिणाम देगा, या शनि खराब ही रिजल्ट देगा, या शनि हमेशा स्लो ही होगा। ऐसा नहीं है।
मतलब डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि कुंडली कैसी है, उसमें दशाएं कैसी चल रही हैं, गोचर किसका है, वो सब जो उसके बाद ही किसी निर्णय पर हम पहुंच पाएंगे। एक मेरे परिचित व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया था सर मुझे एक बार, कि उनकी जब ढैया शुरू हुई तो उनकी नौकरी लग गई, जब उनकी 7.5 शुरू हुई तो उनकी शादी हो गई। तो जब भी शनि आए उनकी कुंडली के लिए, उनकी कुंडली में या किसी भी रूप में, शनि ने बहुत फ़ायदा दिया है उन्हें। तो ऐसा होता है क्या कि शनि की जब ढैया लगती है या 7.5 लगती है तब इंसान को बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं? देखिए, शनि जो है, मैंने कहा है आपको कि शनि कभी भी ये मत समझिए कि अगर उसकी ढैया आती है या 7.5 आती है वह दुष्परिणाम ही देगा। यह बिल्कुल गलत है, निराधार है, यह बिल्कुल निराधार है। क्योंकि अगर शनि उसके अंदर, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, दशाएं अच्छी हैं, गोचर भी अच्छा चल रहा है, तो निश्चित रूप से परिणाम भी उसका अच्छा ही होगा। कोई भी ग्रह, मैंने कहा ना कि चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, गुरु हो, ये शुभ ग्रह जिसको आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए गुरु है, बुध है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह भी जो है कई बार अशुभ परिणाम देते हैं क्योंकि उनका प्लेसमेंट ऐसी है। तो प्लेसमेंट और बल, यानी कि कहाँ पर हैं, कितना बल है, कौन सी राशियां देख, कौन कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं, उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे लेबल करना वो गलत है कि शनि हमेशा कष्ट ही देगा, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। सर, कुंडली का कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि व्यक्ति को फेम तो बहुत मिलता है, कि वो जहाँ जा रहे हैं लोग उनको पहचान रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है, या तो वो इंसान खुद पैसा नहीं ले रहा है या उसके पास आ नहीं रहा है, लक्ष्मी योग नहीं है जीवन में? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये बात अधिकांश देखा गया है। आप ये देखेंगे कि जैसे कि मान प्रतिष्ठा के लिए, रेपुटेशन के लिए, समाज के अंदर किस प्रकार के रेपुटेशन है, किस प्रकार की छवि है, उसके लिए दशम भाव होता है। दशम भाव होता है। अब दशम भाव जो है ये आपके मान और प्रतिष्ठा का है, आपके पॉपुलैरिटी का है। अब वो जो है, अब उसके ऊपर सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या उसमें शुभ ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। लेकिन साथ ही साथ जो धन के योग, यानी कि जैसे 11वां भाव है या दूसरा भाव है, ये भाव जो है या पंचम भाव, वो इतने शायद अच्छे ना हो, तो उसमें थोड़े धन में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना कई बार धन नहीं आ पाता। और ऐसी बहुत स्थितियां, बहुत कुंडलियां मैंने देखी हैं जिसके अंदर इस प्रकार की स्थिति होती है कि समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा तो बहुत है लेकिन धन नहीं है। तो यह कुंडली में डिपेंड करता है ग्रहों की पोजीशनिंग के ऊपर। सूर्य फेम का कारक होता है सर। हाँ। तो सूर्य की बहुत अच्छी प्रबल स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो कि पूरी दुनिया में नाम होगा, लेकिन लक्ष्मी योग नहीं है, ऐसी भी कुंडलियां देखी हैं आपने? देखिए, ये बात सही है कि सूर्य यह फेम देता है, एक पॉपुलैरिटी होती है समाज के अंदर, यह देता है। लेकिन अब बात वही है कि यदि आपके जो धन भाव जो हैं, अगर उन धन भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह नहीं हैं, या शुभ ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो कई बार उसके बाद भी धन आ नहीं पाता है। ऐसी बहुत स्थिति हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, वो तो देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कई ऐसे योगी भी देखे हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा सब है, लेकिन उन्होंने खुद ही लक्ष्मी को हटा दिया अपने पास से कि नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आखिर में जब हम मनी एंड वेल्थ की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लग्न, कोई भी लग्न हो, कैसी भी कुंडली हो, लेकिन ये मंत्र या ये रेमेडी अगर आप करना शुरू कर देंगे तो रास्ते खुल सकते हैं? देखिए, क्या है, जहाँ तक रेमेडीज का प्रश्न है, ग्रह 9 होते हैं और वो ग्रह, कुछ ग्रह किसी के लिए शुभ हैं, कुछ ग्रह किसी और के लिए शुभ हैं। इसलिए किसी मंत्र का, ग्रह का मंत्र जाप करना एक यूनिफॉर्मली सबके लिए एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूँ कि आप किसी भी ईश्वर के रूप में, ईश्वर तो एक ही है और उसके विभिन्न रूप हैं, किसी रूप के अंदर भी एक आस्था और विश्वास, कोई भी क्यों ना हो, एक आस्था विश्वास रहे और उसके बाद उस देवी या देवता, उसकी आराधना किया जाए, उसके अंदर पूरा समर्पण हो,
तो उसका निश्चित रूप से लाभ होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैंने तो यहाँ चाहे भगवान विष्णु का रूप हो, भगवान शिव का रूप हो, दुर्गा जी हो, या कोई और भी, भैया अलग अलग रूप हैं, ईश्वर तो एक ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप कोई भी आप पाठ करें तो उसका भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे मैंने तो देखा है विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं जीवन के अंदर। मैंने तो देखा है कि वो धन भी देते हैं और मानसिक शांति भी देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप हनुमान जी है, हनुमान जी की आराधना भी की जा सकती है, लोग करते ही हैं और सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान राम की आप पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सब कुछ मिलता है। यानी किसी भी भगवान के किसी भी रूप की यदि पूजा करेंगे तो भगवान है निश्चित रूप से कृपा करेंगे ही करेंगे। सिर्फ चाहिए क्या? एक श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण है तो निश्चित रूप से धन धान्य मान प्रतिष्ठा अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।